Hello aspirants, welcome to 80-20 series Achieve More with the Less, in which we are discussing 80% of our UPSC prelims syllabus through 20% of PYQs. So this is our episode 7 and continuation of episode 6, in which we are already discussed about the fundamental rights, and now in this episode we are going to discuss the fundamental rights from article 21. So रूल्स आपको पहले से पता है, वीडियो को पॉज करना है और आपको आंसर खुद देना है एक बार, और देन हम एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ हम ट्रिक्स भी जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ट्रिक्स लगती है, किस तरीके से हमें स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स जो है मोस्टली यूपीएससी के गलत होते हैं, ये सभी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू प्राइवेसी इज अ प्रोटेक्टेड as an intrinsic part of right to life and personal liberty, which one of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो ए ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 14 एंड प्रोविजन अंडर द 42nd amendments to the Constitution, Article 17 and the DPSP, Article 21 and the freedom guaranteed in the part 3, and Article 24 the provision under the 44th amendment to the Constitution. So इसको आपको ऑलरेडी पता है, बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहता है राइट टू प्राइवेसी, एंड यूपीएससी का फेवरेट है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। सो इसका आंसर है आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम guaranteed in the part 3. So you already aware about this, part 3 is the fundamental right, ठीक है। सो यहाँ पे कोई बेसिकली ट्रिक्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी आर्टिकल्स। सो यहाँ पे आर्टिकल 21 की नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए कि आर्टिकल 21 जो आज भी काफी ज्यादा एनलार्ज हो रहा है, मतलब ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दी लिविंग डॉक्यूमेंट। सो आर्टिकल 21 इज द प्राइम एग्जांपल। सो राइट टू प्राइवेसी इज comes under the article 21, the freedom guaranteed in the part 3. So right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? ये 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। ये 2018 में पूछा, उसके बाद 21 में फिर से पूछा, और इसका आंसर है आर्टिकल 21। यहां भी ऑप्शन सी था, यहां भी ऑप्शन सी है, ठीक है। सो आर्टिकल 15, 19, 29 ये सब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमने 15, 19 डिस्कस कर लिए, 29 आगे डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन 2024 में डिस्कस किया, बस ऑप्शन चेंज कर दिया, पहले सी पे था, इस साल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 21, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहां पे प्लेस्ड किया है? सो ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, 15, 16, 19, यहां भी 15, 19 एंड यहां पे 29 है, ठीक है, यहां पे 16 भी डाल दिया है। सो लगभग थोड़ा सा चेंज ट्वीक करके, बट आंसर इज आर्टिकल 21. So जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। The Supreme Court unanimously ruled that the right to privacy is the fundamental right under Article 21, thus protecting individual from the arbitrary intrusions by the state and ensuring personal autonomy. So इसी केस को, पुट्टास्वामी केस को आधार केस भी कहा जाता है, बिकॉज ये आधार के रेफरेंस के अंदर आधार के डेटा लीक और उसमें जो प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट हुआ, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी को माना, और ये काफी ब्रॉड माना गया है, ठीक है। प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, ठीक है, बॉडीली प्राइवेसी, एवरीथिंग इसके अंदर अंडर आती है। सो ये आप मेंस में पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी का पूरा कॉन्सेप्ट। इवन मेंस के अंदर भी यूपीएससी ने 2 से 3 बार राइट टू प्राइवेसी पे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएस 2 के अंदर। सो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये थीम है, इसको प्रिपेयर करना है। Next question, which article of Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? 2019 का ये क्वेश्चन है। So आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। सो यहां पे थोड़ा सोच सकते हैं कि एक इंसान को राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, अपनी मर्जी के हिसाब से। सो इंडिया के अंदर मोस्टली चॉइस रिस्ट्रिक्ट होती है थ्रू रिलीजन एंड कास्ट,
ठीक है, तो इससे ये मत सोच लेना कि ये कहीं ना कहीं रिलीजियस जो आर्टिकल है आर्टिकल 25 उसके अंडर आएगा। ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है आर्टिकल 25। वहां पे ये नहीं बात की कि मैरी आप किसी से कर सकते हैं, नहीं, वहां पे रिलीजन आप कौन सा फेथ को विश्वास करते हैं, कौन से कॉन्शियंस को विश्वास करते हैं, क्या आपका कॉन्शियंस है, वो सब की बात की गई है, बट उससे मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ओवर थिंक नहीं करना। सो आर्टिकल 25 वुड नॉट बी दी करेक्ट आंसर। आर्टिकल 29 is related to minorities. Here minorities or any section of society, cultural rights, their language, ये आर्टिकल 29 का मोस्टली कंटेंट है। सो यहाँ पे भी मैरिज से कोई लेन देना की बात नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये होता कि अपनी शादी अपने कल्चर के हिसाब से, डिस्टिंक्ट कल्चर के हिसाब से करने का राइट हो, तो वहां पे एक माइनॉरिटी है तो वहां पे अपना कल्चर को प्रिजर्व करने की बात है, तो वहां पे हम फिर भी आर्टिकल 29 को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे आर्टिकल 21 बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज आर्टिकल 29 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, उसकी बात की गई है। ठीक है, आपकी एसोसिएशन फॉर्म की, आपके बिजनेस करने की, प्रोफेशन करने की, उस तरीके की बात की है। बट आर्टिकल 21 मैंने पहले भी कहा बहुत बड़ा एंड लार्ज है, जहां पे राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिग्निटी, आपकी डिग्निटी और आपकी लाइफ, तो ये बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन है, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। अभी यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट है? अगर ये क्वेश्चन होता राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट, तो आंसर क्या होगा? तो इस पे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना। राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अडल्ट्स हैव राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस। फिर शाफीन जहान हादिया केस जिसको बोलते हैं 2018, राइट टू चूज वंस पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। फिर शक्ति वाहिनी केस, ऑनर किलिंग वायलेट्स दिस फंडामेंटल राइट, जो ऑनर किलिंग के आप आए दिन किससे न्यूज़पेपर में देखते हैं। द चॉइस एलिमेंट इज प्रोटेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी। राइट टू मैरी इन जनरल नॉट एक्सप्लिसिटली अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, शादी करने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं। आप जैसे पोपटलाल खड़ा हो जाए कि मेरी शादी करो, मेरा अधिकार है राइट टू मैरी, तो वो नहीं चलेगा। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर हो तो फिर राइट टू मैरी, आपको पार्टनर पसंद आ गया फिर मैरी। आप ऐसे ही स्टेट के आगे खड़े हो जाओ, नहीं मेरे को शादी कराओ, राइट टू मैरी इज माई फंडामेंटल राइट, सो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिस्ट राइट टू मैरी एज अ स्टैंडअलोन फंडामेंटल राइट। इट बिकम्स फंडामेंटल राइट ओनली व्हेन कनेक्टेड विद द फ्री चॉइस एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो ये बात बिल्कुल ध्यान याद रखना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कई बार कंफ्यूज करने के लिए राइट टू मैरी पूछा जाए और वहां पे नन भी अगर हमारे पास एक ऑप्शन होगा, सो वी चूज नन। ये याद रखना, राइट टू मैरी जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि यूपीएससी का पीवाईक्यू रिपीट हो गया। राइट टू मैरी वंस चॉइस अगर आए, चॉइस वर्ड आए, तब आपका एज अ फंडामेंटल राइट होगा। ये बात दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड हुआ था, ये ड्रॉप क्वेश्चन है 2023 का, बिकॉज इसके दो आंसर है और काफी डिबेट है कि क्या आंसर होना चाहिए। बट ठीक है, यहां से हमें इन कॉन्सेप्ट्स को जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय अब क्वेश्चन के अंदर काफी दो व्यू थे, मैं अब दो व्यू बता देता हूं। एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ का ड्यू प्रोसेस, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिबेट थी। कुछ कह रहे थे कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वेरी ब्रॉड, सो इट कम्स अंडर दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कुछ कह रहे थे नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है तो फेयर एप्लीकेशन यहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा। सो डिबेटेबल है, डिबेट में नहीं जाना, और ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉप से रिलेटेड एक नॉलेज बता देता हूं। जब भी अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन मार्क किया होता, ए बी सी डी कुछ भी मार्क किया होता, तभी आपको इस ड्रॉप का फायदा मिलता। आप ड्रॉप क्वेश्चन अगर होता है कोई यूपीएससी में, तभी आपको फायदा मिलेगा। मान लो आपने ये क्वेश्चन लीव किया, तो आपको क्वेश्चन अगर कोई ड्रॉप हो गया, उसका फायदा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये याद रखना बात, ये आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ड्रॉप के लिए, बट अगर ऐसा सोचते हो तो आप, बट ये आपकी स्ट्रेटेजी पे मैटर करता है कि आपको कितने क्वेश्चन वहां पे आउट ऑफ 100 सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ लोग पूरे 100 करते हैं, कुछ लोग 90 करते हैं, कुछ लोग 60 70
अपनी एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं. सो इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड योर नॉलेज बेस, सब कुछ उस पर मैटर करता है. ठीक है. सो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, बिफोर आई एक्सप्लेन यू द नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ध्यान से समझो, एक बात समझो. सबसे पहले नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उसके थ्रू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? काफी ब्रॉड है, इसमें 3 बातें कही गई है. नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस. कोई भी इंसान अपने खुद के केस के अंदर जज नहीं बन सकता. ऐसा हुआ था एक बार, अभी रिसेंटली, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम नहीं लूंगा, उनपे सेक्सुअल हरासमेंट का केस था एंड वो खुद उस बेंच का पार्ट थे अपने ही केस में. सो वो कहीं ना कहीं एक माना जाता है एबोलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. देन नेक्स्ट है, नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड, अपॉर्चुनिटी फॉर फेयर हियरिंग. सो हर किसी को फेयर हियरिंग का पार्ट होना चाहिए. फेयर हियरिंग, उसकी बात को सुनना, ये एक उसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है. सो फेयर हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर फेयर हियरिंग. नेक्स्ट है, ऑर्डर्स मस्ट हैव प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग. कोई भी ऑर्डर आए, कोई भी ऑर्डर, कोई भी गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का कोई भी नोटिफिकेशन आए, नोटिस आए, सो वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड होना चाहिए और रीजनिंग होनी चाहिए. सो 3 बातें याद रखनी है नेचुरल जस्टिस के अंदर. एक तो नो वन शुड बी अ जज ऑफ इन हिज ओन केस, सेकंड इज अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर हियरिंग, एंड थर्ड इज ऑर्डर मस्ट हैव प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग. दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ये 3 बातें आपको याद रखनी है. आगे कभी भी यूपीएससी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, सो व्हेन एलिमिनेशन करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे, तभी आप अच्छे से रीजन करके एलिमिनेशन कर सकते हो इन फ्यूचर क्वेश्चन. नेक्स्ट, अब बात करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. एक बात समझिए, अगर हम फिर से, हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लेके आए और उसके थ्रू हमने सती को बैन किया था. ठीक है, 1833 के अंदर सती बैन हुई थी, आपको सबको पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर. बट मान लो कि गवर्नमेंट का आज मन करता है कि नहीं, सती को हमें फिर से प्रैक्टिस को शुरू करना है. ठीक है, बैन नहीं, इसे बैन हटाओ, इसका सती बैन नहीं होनी चाहिए, सती प्रैक्टिस फिर से होनी चाहिए. तो अगर वो पार्लियामेंट के थ्रू लेके आते, जैसे एक बिल का क्या प्रोसीजर होता है, बिल लेके आए एक प्रॉपर, ठीक है, उस पर डिस्कशन हो और उसे मेजोरिटी से पास कर दिया जाए और सती जो है वो फिर से बन जाए. तो अब आप बताइए, क्या ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत ये क्या सही है, या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से ये सही है? यहां पे ये 2 बातें हैं, मन में सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सती का फिर से लाना और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके उसको वापस एक एक्ट बनाना इज द राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से उस लॉ को बनाया है, उस नियम को बनाया है. तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. बट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सती को फिर से लाना इज रॉन्ग, इज नॉट प्रॉपर, कह सकते हैं वो प्रॉपर नहीं है. वो प्रॉपर फ्रॉम सोसाइटल कॉन्शियंस, इट्स फ्रॉम मॉरल ग्राउंड्स, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इट हार्म्स, इट वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ विमेन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के पर्सपेक्टिव से ये चीज बिल्कुल गलत है. अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए. अ लॉ मस्ट एग्जिस्ट एंड द प्रोसीजर इन इट मस्ट बी फॉलोड. जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो होकर अगर कोई भी नियम बना दो, कोई भी लॉ बना दो, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. लिमिटेड कोर्ट चेक्स है ओनली वेदर द प्रोसीजर वाज फॉलोड. टेक्निकल करेक्टनेस ऑफ प्रोसीजर देखा जाएगी. ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्री लॉ हाई रहती है. ठीक है, कुछ भी बना सकते हो अगर आपने प्रॉपर लेजिस्लेटिव पास कर दिया, लेजिस्लेचर को थ्रू जो है स्क्रूटनी करके कर दिया पास, तो वो लॉ चाहे कैसा भी हो, कितना भी गंदा हो, बट फिर भी वो माना जाएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये हमने जापान से बोरोड किया है. ठीक है, आर्टिकल 21 इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली एज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. ये इंडिया की पोजीशन थी प्री 1978, बट पोस्ट 1978 मेनका गांधी केस के बाद नैरो व्यू रिजेक्टेड. पहले इंडिया ने 1978 तक यही माना कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज अ फेयर आइडिया, यही बिल्कुल सही है. यही प्रिंसिपल इंडिया का आर्टिकल 21 जो है वो फॉलो करता था.
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है। बोथ द प्रोसीजर भी सही होना चाहिए एंड लॉ इटसेल्फ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। यहां पे 3 वर्ड याद रखने हैं, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ये तीनों चीजें, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कोर्ट्स कैन एग्जामिन द फेयरनेस ऑफ लॉ, इट्स प्रोसीजर। सो अगर फेयरनेस की बात करें तो सती बिल्कुल गलत है, बिकॉज विमेन की डिग्निटी, उनके फ्रीडम के ऊपर कहीं ना कहीं ये, उनकी लाइफ, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं वो वायलेशन है, उनके राइट्स के खिलाफ है। सो फेयरनेस, जस्टिस, रीजनेबलनेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर, ये सब देखा जाता है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी बोरोड फ्रॉम द यूएस, ठीक है। और ये बिल्कुल भी आपका जो है इसमें आर्बिट्री पावर ऑफ स्टेट, वो उसके चांसेस काफी कम है। तो अगर मैं एकदम क्रक्स में बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ही कहीं ना कहीं आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, क्योंकि इसी आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है आपका ये वाला, अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर हियरिंग, और इससे इंपॉर्टेंट है ये जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग। कोई भी ऑर्डर आए उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग होना चाहिए। सो रीजनिंग, यहाँ पे जस्टिफिकेशन, रीजनिंग, कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में भी फेयरनेस पे काफी ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको काफी क्लियर होगा, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स में आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आई हो। सो गाइज, इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मैं 2 नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नॉलेज बेस पे। जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड को ध्यान से समझना, सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी, अक्यूज कस्टडी में है किसके, कंसर्न मजिस्ट्रेट के, एंड अक्यूज्ड इन लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि आ बैल मुझे मार, कुछ इस टाइप का, कि खुद हिंट दे रहा है मैं एग्जामिनर कि देखो तुम्हें जेल के बारे में भी सोचो तुम, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन और जेल दोनों में कंपेयर करके सोचो कि पुलिस स्टेशन में रहना चाहिए कि जेल में रहना चाहिए, ठीक है। तो वो खुद हमें हिंट दे रहा है। जब यूपीएससी खुद हिंट दे तो उन हिंट्स को जरूर हमें समझना है, क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। देखिए, दोनों में से सबसे सिंपल स्टेटमेंट कौन सा है जो बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, वो है सेकंड स्टेटमेंट, कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर कस्टडी किसकी है, जुडिशरी की है। सो अगर जुडिशरी की कस्टडी है तो पुलिस को अगर इंटेरोगेट करना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ द कोर्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में गड़बड़ कहां पे है, एंड के बाद, एंड तक तो सही है। ये जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टडी है, जुडिशरी की है, तो मजिस्ट्रेट के अंदर ही होगा। सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल, नहीं, जेल में होगा लॉक्ड अप, नॉट इन पुलिस स्टेशन। तो यहां पे फ्लो में हम कई बार गलत पढ़ने के कारण जो है क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये जब क्वेश्चन आया था 2021 में, ये बाउंसर क्वेश्चन था। इस तरीके से यूपीएससी ने पॉलिटी में प्रिजन्स के ऊपर, जुडिशियल कस्टडी, इन सब पे क्वेश्चन नहीं पूछे। बट जिन लोगों के पास यूपीएससी का पैटर्न, जिनको बहुत अच्छे से पता है, पीवाईक्यूज पता है, जिन्होंने एग्जामिनर माइंडसेट को क्रैक किया हुआ है, उन लोगों ने ये स्टेटमेंट को बिल्कुल समझ लिया था कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर ओनली 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब समझो कि यहां से सीखना क्या है। 2 बातें सीखनी है जो आपको पॉलिटी के आगे बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगी। देखिए, पॉलिटी में एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, और मैंने पूरी पीवाईक्यू सीरीज बना के रखी हुई है और मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, और आपको भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको भी क्या ऐसा लगता है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि जब भी 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जब 2 स्टेटमेंट दी होती है, ओनली 1, ओनली 2 एंड बोथ एंड नीदर, इसके अंदर पॉलिटी के अंदर मोस्टली एक स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। एटलीस्ट एक स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। एटलीस्ट, आई एम यूजिंग वर्ड एटलीस्ट 1 स्टेटमेंट गेट रॉन्ग। हाई चांसेस इसके हैं कि एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो यहां पे भी हम वही देख रहे हैं, बोथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो, वो चांसेस सबसे ज्यादा कम होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी, जब भी शक की नजरों में अगर एक भी स्टेटमेंट आए, तो आपको उसको, शक को हकीकत में बदलना है। उसको आपको समझना है कि वो आंसर, स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज्यादा है। और प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां पे 200 में से 200 किसी को भी नहीं लेके आने, यहां पे प्रोबेबिलिटी का गेम है।
ये बात याद रखना, क्लियर है। और दूसरी बात यहां से सीखनी है कि यूपीएससी एक फ्लो मेंटेन करता है अपने स्टेटमेंट में, पर जब भी एंड लगाए तो उसको हमेशा राउंड कीजिए, एंड, बिकॉज, इस टाइप के, और उसके बाद ध्यान से उस स्टेटमेंट को पढ़ना है हमें। ये यहां से दो लर्निंग लेनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा है। उससे पहले ये स्टेटमेंट 1 जो रॉन्ग है एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। जुडिशियल कस्टडी टिपिकली इन्वॉल्व अक्यूज्ड बीइंग हेल्ड इन जेल, ठीक है, और प्रिजन अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, नॉट इन पुलिस स्टेशन। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी एनी इंटरोगेशन ऑफ सस्पेक्ट पुलिस यूजुअली रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट, मे इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ लीगल काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड। अब देखते हैं आपने क्या सीखा, चलिए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When a prisoner make out a sufficient case, ठीक है, कोमा है, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. Okay, अब शायद parole पता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि parole पता है लेकिन पता नहीं कि right है कि नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक बार यहीं छोड़ते हैं। State government have their own prisoners release on the parole rules, ठीक है। अभी तक हमें बेसिक नॉलेज क्या है, हमारी बेसिक नॉलेज क्या कह रही है, हमें उसको यूज करना है। हमारी बेसिक नॉलेज हमें क्या कह रही है, बेसिक नॉलेज ये कह रही है कि हमें इतना पता है कि जो प्रिजन है, ठीक है, आपके प्रिजन्स है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर प्रिजन्स आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का प्रिजन्स के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। सो स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजन रिलीज ऑन द पैरोल रूल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट हो रहा है और उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 1। अब हमें जब चूंकि ये पता है कि जब दो स्टेटमेंट आते हैं उनमें से एक सही होता है और एक गलत होता है, तो मैंने मान लिया कि ये सही है, तो स्टेटमेंट 1 गलत होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिर्फ बढ़ जाते हैं। बट हमें इसको भी देखना है कि जब भी सफिशिएंट केस बनेगा पैरोल का, मुझे पैरोल नहीं पता कि क्या होता है, मुझे नहीं पता कि उसको क्या वो राइट है या नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि प्रिजन स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट सही है और इसके चांसेस हाई है गलत होने के। राइट हो भी सकता है और राइट नहीं भी हो सकता, दोनों प्रोबेबिलिटी है, 50-50% चांसेस है यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर। 50% राइट हो सकता है, 50% राइट नहीं भी हो सकता। क्लियर है ये बात, क्लियर। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ओनली 2 इज द आंसर, 2 ओनली इज द आंसर। देखिए, हर क्वेश्चन को हम नॉलेज से नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, हमें कुछ इस तरीके से ट्रिक्स और कुछ भी एक एनालिसिस, पीवाईक्यू और यूपीएससी के एग्जामिनर माइंडसेट को जानना पड़ेगा। बिकॉज नॉलेज से सिर्फ हम 30 क्वेश्चन या मैक्सिमम 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ 100, ये बात हमेशा याद रखना। आउट ऑफ 100 30 to 35 क्वेश्चन ही नॉलेज से होंगे, बाकी तो आपको यही काम करना है। सो आपको यही चीज को स्ट्रॉन्ग करता रहना है और मैं इसी के लिए ऐसी सीरीज मैंने बनाई है डिटेल्ड, कि जो अभी तक तो यूट्यूब पे एग्जिस्टिंग नहीं है टिल डेट, जिस दिन ये रिलीज हो रही है। और प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत बेनिफिट होगा इस सीरीज से, ठीक है। और मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, तो प्लीज आप इसका बेस्ट से बेस्ट फायदा उठाइए। Parole is not an obsolete right of prisoner in India. It is granted by authorities based on various factors such as nature of offense and behavior of prisoner and other consideration. ठीक है, so ये obsolete right नहीं है। So parole is a privilege. Parole is a privilege, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। Parole is a privilege, not a right. Right नहीं है। P means privilege and P means problem. अब इसको समझिए क्या है। P means problem, मतलब जब भी एक इंडिविजुअल के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है वो इलनेस हो सकता है उसकी फैमिली में कोई डेथ हो गई हो सकता है कोई और इश्यू आए पर्सनल लाइफ में, तभी पैरोल के लिए वो सफिशिएंट केस बनाता है कि मुझे पैरोल दीजिए ताकि मैं प्रिजन से जाके अपने जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर सकूं। अगर उसका बिहेवियर ठीक होगा तो अथॉरिटीज उसको पैरोल दे देगी, बट अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो उसको अथॉरिटीज पैरोल नहीं देगी। वो राइट नहीं है, ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट कह के आ जाएगा कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है। नो, दिस इज नॉट हिज और हर राइट, पहली बात। दूसरी बात आपको दिमाग में क्या रखनी है, एक बात आप आगे फ्यूचर के लिए याद रखिए कि पैरोल पे गया इंसान, अगर कोई इंसान पैरोल पे गया है, मान लो 15 दिन के लिए गया है, तो वो 15 दिन जो है वो उसके सेंटेंस के कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि वो टाइम सेंटेंस में उसका काउंट होगा, ये बात याद रखना।
ठीक है, वो उसकी छुट्टी ही मानी जाएगी, उसका सेंटेंस का ड्यूरेशन जो है वो कम नहीं होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैरोल। क्लियर है, ये बात बस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंडिया हैव ओन रूल्स प्रिजन्स के ऊपर, प्रिजन इज इन द स्टेट लिस्ट, बस ये याद रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरलो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो। फरलो का कॉन्सेप्ट होता है जो पैरोल के थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में है। फरलो को आप याद कर सकते हैं फैमिली से, इसका सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव फैमिली से आप दिमाग में रख सकते हैं। ये एक जेल के अंदर जब प्रिजनर एक जेल के अंदर रहता है तो उसकी लाइफ मोनोटनी में हो जाती है, काफी मोनोटनस लाइफ हो जाती है। उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है फरलो का। उसमें वो अपनी फैमिली टाइम, वो अपनी सोशल लाइफ वापस जी सके बीच बीच के अंदर एट दी फ्रिक्वेंट रेगुलर टाइम, साल में शायद एक बार, 2 बार, ठीक है, 5 साल में 2 बार, 3 साल बाद, वो भी उसके बिहेवियर पे है, ठीक है। तो वो जा सके जिससे वो जब भी मान लो कि 15 साल के बाद या 10 साल के बाद कभी वापस रिटर्न करे सोशल लाइफ के अंदर तो उसको इश्यू ना हो, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर सके, उसमें कॉन्सेप्ट होता है फॉरलो का। अब इट इज मोर क्लोज टू द राइट, ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि ये भी एक ऑब्सोल्यूट राइट है उसका कि वो फॉरलो उसको मिलनी ही चाहिए, नो, बट इट इज मोर क्लोजर टू राइट, ठीक है, वो उसका अधिकार, काइंड ऑफ अधिकार हम कह सकते हैं, ठीक है, बट नॉट ए ऑब्सोल्यूट राइट, ये बात याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फॉरलो का टाइम जो ड्यूरेशन है वो काउंट होगा उसके सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जो पैरोल के अंदर नहीं है। ये फॉरलो का कॉन्सेप्ट है, आपको फ्यूचर में याद रखना। और ये न्यूज़पेपर में टर्म्स आए दिन आती है, जब भी कोई बाबाज, मोस्टली बाबाज के रिगार्डिंग आती है कि बाबाज कभी फरलो पे गए, कहीं पैरोल के गए, इलेक्शन से पहले गए, ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं ये टर्म्स, तो ये हमें पता होनी चाहिए क्या होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are envisaged by the rights against the exploitation in the constitution of India? देखिए, जब भी ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखे ना, थोड़ी सी आंखें को और ज्यादा खोल लीजिए, आंखें अगर थोड़ी सी बंद हो ना तो भी थोड़ी और खोल लीजिए और दिमाग को और ज्यादा ओपन करने की जरूरत है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ड एज इट इज आपको क्वेश्चन में दिखे, ठीक है। क्या कह रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिगार्डिंग कहां पे एनविसेज्ड हो रहा है ये राइट, पर्टिकुलर राइट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ठीक है। सबसे सही क्या है? सबसे सही अगर मैं देखूं इसमें 1 और 4 सबसे सही है, यस और नो, कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स फोर्स्ड लेबर, ठीक है, आर्टिकल 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबसे सही है। ये वाला प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन, आर्टिकल 24, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है इन पे, ये ऑब्सोलेट सही है, मतलब 1 और 4 हमारे आंसर में होना चाहिए। सो ये वाला चीज जो है, ये स्टेटमेंट बी कट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और अनटचेबिलिटी हो रही है तो सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। एंड माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन में ये नहीं हो रहा तो इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है, कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी उसके लिए अलग फंडामेंटल राइट है। अब इसके लिए आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, ठीक है क्या कहीं? हाँ, ए 1, 2, 4। अगर आप ये स्टेटमेंट को करते हो तो आपका आंसर होगा गलत। ये होता है फ्लो में गलती करना। एक्सप्लॉइटेशन एंड अनटचेबिलिटी, आपको पॉलिटी के अंदर काफी नैरो रहना है, और जब भी ये वर्ड आ जाए ना, ये वर्ड, इस वर्ड को ध्यान से देख लो आप लोग, जब भी वर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाए ना तो आपको काफी ज्यादा प्रिसाइज होना है, ठीक है। आप ब्रॉड नहीं सोच सकते, ब्रॉड आपको कॉन्सेप्ट्स के अंदर ब्रॉड सोचना है, और जब भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो आपको विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क के अंदर ही सोचना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड 24। सो आंसर वुड बी, द राइट आंसर वुड बी 1 और 4। राइट टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 14 टू 18 जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, नॉट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि जब भी ये वर्ड आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो थोड़ा ध्यान से आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ना है। क्लियर? फ्यूचर में भी आपको ये फिलॉसफी काम आएगी, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा क्वेश्चन वाइज, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट बुक है और उसके अंदर ये
फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कई बार हम लोगों को यही नहीं पता होते कि ये मेजर हमारे राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये है मेजर राइट्स। पहले तो ये हेडिंग्स पता होनी चाहिए आपको सारी। कई बार तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता, ठीक है। ऐसे फंडामेंटल राइट ऊपर ऊपर से पता है, लेकिन हेडिंग्स ही नहीं पता, ठीक है। सो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। समझ आई बात। सो राइट टू इक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की है। फिर प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इन प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एंड टाइटल से रिलेटेड, आर्टिकल 18। फिर राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, जिसके बहुत सारे सब क्लॉज है, वो आपको दिमाग में रखने हैं। उसके अलावा आर्टिकल 20 फॉर प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, राइट टू एजुकेशन 21A एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 22। फिर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर दो ही आर्टिकल है जो भी हमने देखा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब। सो बच्चों को 24 घंटे काम करना पड़ता है, इसलिए आर्टिकल 24 फॉर दी चिल्ड्रन, ऐसा सोचो, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन, ये सब वर्ड्स है। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टैक्सेस, पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, वर्शिप, ठीक है। कल्चरल राइट्स में एक तो है ब्रॉडर फॉर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड कल्चरल माइनॉरिटी, दोनों इंक्लूड होंगे। और इवन सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल यहां पे वर्ड यूज किया, आगे मैं आपको आर्टिकल 29 एंड 30 के बीच में प्रिसाइज डिफरेंस करके बताऊंगा, ठीक है। यहां पे यूपीएससी कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है इन दोनों के डिफरेंस में। फिर आर्टिकल 32, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे रिट्स के ऊपर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर है? आई होप आपको एक बार राइट्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution of india says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? 2004 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 330 इज रिलेटेड टू एससी एंड एसटी, ठीक है। आर्टिकल 45 इज रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड केयर, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना आर्टिकल 24, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपेल्ड, कोई भी कंपेल्ड नहीं है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस, क्यों आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि तुम्हें नेशनल सॉन्ग, सॉरी नॉट नेशनल एंथम गाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा है? पहला, इट इज वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इज वायलेटिव ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। 1996 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नेशनल एंथम पे क्वेश्चन पूछा 1996 में। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट है तो मैं आपको कहूंगा कि नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग पे क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी का पैटर्न है, मैं आपको यही बता देता हूं, 2005, 2015, 2025, ठीक है। 2006, 19 इससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो 1996, इससे पहले अगर मैं बात करूं 1995, ठीक है। उसके अलावा 2016 एंड 2026। सिमिलर अगर आप 1997, 2007, ठीक है, उसके अलावा 2017 एंड देन सो ऑन 2027, ठीक है। आप जैसे भी आप देख रहे हो वीडियो को उस हिसाब से समझना। सो हाई चांसेस है कि 2026 के अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपके लिए नेशनल एंथम इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना। इट इज वायलेटिव ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको चुप कराया जा रहा है, आपको कोई कंपेल नहीं है, आपके पास अब आपको मतलब गाना नहीं है, आपका मन नहीं है कि मेरे को नहीं गाना नेशनल एंथम, ठीक है। तो इससे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या वायलेटिव है, ठीक है, क्या वायलेट करेगा अगर आप कंपेल नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो कि राइट टू साइलेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
आपका शांत रहने का अधिकार है। आप नहीं बोलना चाहते, आपको नहीं गाना, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको कोई कंपेल करेगा तो ये वायलेटिव है और ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस बात को समझिए। नेक्स्ट, वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्शियंस। सो देखिए यहाँ पे सिर्फ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं, ठीक है, रिलीजन में आपका आप कोई धर्म, कोई फेथ को मान रहे हैं, फेथ हो सकता है आपका नेशनलिस्ट फेथ हो, नेशनल कंट्री के प्रति, ठीक है, आपका फेथ हो, ठीक है, स्टेट के प्रति हो, तो वो भी इसी के अंदर है। तो इसके अंदर भी ये काफी वो है, क्या बोलते हैं, ब्रॉड है, इसलिए ये भी इसका वायलेशन होगा। एंड देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। यस, ये बात भी सही है। सो आंसर होगा सी, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट। अब ध्यान से समझिए इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है, इसको समझिएगा, ठीक है, बाइजॉय एमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986, ठीक है, 86 का ये केस है, पूछा यूपीएससी ने 1996 के अंदर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हेल्ड दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम फॉर ऑल द रीजन स्टेटेड इन द क्वेरी। ये एग्जिटीज यूपीएससी ने इस केस से ये तीनों स्टेटमेंट उठाए हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज वायलेटिव ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 of Indian Constitution include freedom of silence and the right not to speak and express oneself. Compelling someone to sing would be infringe upon this right. Clear? Second statement, it will be violative of right to freedom of conscience, practice and propagation of religion. Forcing an individual to sing anthem against their genuine religious belief, such as those of Jehovah's Witness in the Bijoy Emmanuel case. वो केस की बात हो रही है, is a violation of freedom of conscience and religion guaranteed under Article 25. There is no legal provision obliging anyone to sing national anthem. The court observed that there is no specific legal provision and enforceable duty in the Constitution of India or any statute like Prevention of Insult to National Honor Act 1971 that obligates anyone to actually sing the national anthem. The law only requires individual to show respect. आप respect दिखाइए by standing in the silence when the anthem is played. Clear है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। फ्यूचर में यूपीएससी इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके एक न्यू क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली आपसे यहां पे पूछे हैं आर्टिकल्स एंड उनका डिस्क्रिप्शन। क्लियर? चलिए देखते हैं कि क्या है यहां पे कहानी। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए में या तो आंसर होगा 2 या फिर 3, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि ए मतलब आर्टिकल 16 में क्या है, 2 या 3 में से, 2 है या 3 है। सो माइनॉरिटीज, सो माइनॉरिटी रिलेटेड तो वैसे भी आर्टिकल 16 है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब 2 होगा। सो ए एंड सी में से आंसर है। क्लियर? अब बात करते हैं डी में क्या होगा, डी में 1 होगा या 4 होगा, या फिर सी के अंदर, सी में तो 3 क्लियर है, बी के अंदर 4 एंड 1 है, तो डी या बी में से कुछ भी देख लीजिए। डी का 1 एंड 4, सो आर्टिकल 31 ए के अंदर आपका 4 है या फिर 1 है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। एंड सेकंड इज 4, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय। सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये आर्टिकल नहीं है, सो आंसर इज ए 2431, ठीक है। सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर निकाला जा सकता है। इसी तरीके से हमें टाइम बचाना है, बिकॉज आजकल यूपीएससी के पेपर लेंदी हो रहे हैं, तो आपको इस तरीके से स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पढ़ेंगे। सभी स्टेटमेंट्स पढ़ने जरूरी नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, अगर किसी को नेशनल माइनॉरिटी का अधिकार मिला है, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज एंटाइटल्ड टू। 2011 का क्वेश्चन। इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपना एक एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया automatically nominates a representative of the community to the लोक सभा। जैसे ही उनको इधर नेशनल माइनॉरिटी बनाया, इधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू दी लोक सभा। देखो ये ऑटोमेटिकली वर्ड है ना, ये यूपीएससी का इसके साथ बनता नहीं है, थोड़ा कम ही बनता है। तो ऑटोमेटिकली वर्ड, कोई भी चीज जैसे ऑटोमेटिकली हो जानी, ये अपने आप में एक दिखाता है कि एक तो एक फॉर्मल वर्ड नहीं है ये, एक कोई भी सोर्स या डॉक्यूमेंट में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लिखा होगा ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स, ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाएगी, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, साउंड कर रहा है।
सो ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा ध्यान देखना है, इट कैन डिराइव्ड बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, हो सकता है भाई कोई बेनिफिट मिल जाए। सो यहाँ पे इशू है इस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, आर्टिकल है उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बट ये 15 पॉइंट प्रोग्राम, तो अगर प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है जो ट्राइबल से सॉरी नॉट ट्राइबल बट माइनॉरिटी से रिलेटेड है, सो हेल्पफुल है, ठीक है। सो 2 गलत है यहाँ पे, अगर 2 गलत है तो आंसर यहाँ पे या तो 1 and 3 होगा या फिर 1 होगा। जब इस तरीके से हो हमें अगर पता है तो ठीक है, बट कुछ पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव साउंड कर रहा है, काफी ब्रॉड है कि इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम यस, तो इसको सही मानना है, ठीक है। ज्यादा बाल की खाल नहीं निकाला, नहीं नहीं नो बेनिफिट नहीं मिल रहा, 15 पॉइंट प्रोग्राम की जगह 14 पॉइंट प्रोग्राम होगा, ठीक है। यूपीएससी ने यहां चेंज किया 20 पॉइंट प्रोग्राम होगा, प्लीज इतना भी बाल की खाल नहीं निकालनी, ठीक है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करनी है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी प्रेजेंट में हमारे कितने माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, क्रिश्चियंस एंड पारसी, ठीक है। एंड religious communities, minorities communities by the government of India, there are certain special advantages that these communities are entitled by the Constitution of India as well as various other legislative and administrative measure. तो statement 1 correct है, article 30 का description है जो first statement है। statement 2 is incorrect, there is no provision of the President of India to automatically nominate a member of minority religious community to the Lok Sabha. This provision was earlier available for the Anglo-Indian community under article 331 of the Constitution, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या सोचा कि ऑटोमेटिकली वर्ड वहां पे होगा कि नहीं होगा, बट ऐसा होता था, ठीक है। बट ये हमेशा याद रखना, ये ऑटोमेटिकली वर्ड जो है ये थोड़ा यूपीएससी में गलत देखा गया है, उसमें गलत माना गया है, ये याद रखना पड़ेगा। करेक्ट है स्टेटमेंट 3, रिलीजियस माइनॉरिटी कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम। द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2005, ensure welfare of minorities in the field of education, skill development, employment and prevention of communal conflicts। ये बात याद रखना है, फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? आई होप वेरी इजी। अब देखो आर्टिकल 29 एंड 30 को थोड़ा सा जान लो, ठीक है। 30 को अभी हमने देखा, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये प्रॉपर माइनॉरिटीज के लिए टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हु आर माइनॉरिटीज? यहाँ पे लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी एज पर दी स्टेट, नॉट नेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आर्टिकल 30, राइट टू एस्टेब्लिश एडमिशन इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्टर देम, ठीक है, स्टाफ, फीस, सिलेबस एक्सेट्रा, मैनेजमेंट। क्लॉज 1, कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन, अगर गवर्नमेंट उनकी लैंड लेगी तो उनको कॉम्पनसेशन देगी। इफ अ गवर्नमेंट एक्वायर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी, सो मस्ट गिव एडिक्वेट एंड फेयर कॉम्पनसेशन। आर्टिकल 30 क्लॉज 2, नॉट डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड, ठीक है, कोई एड में ग्रांट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन व्हाइल ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड, ठीक है। ये है आर्टिकल 30 का कंटेंट। अब आते हैं आर्टिकल 29 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, देखो यहाँ पे वर्ड है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यहाँ पे एग्जैक्टली माइनॉरिटी नहीं है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर हैज द राइट टू कंजर्व इट, अप्लाइज टू ऑल सिटीजन not only minority. So article 29 is more broader than the article 30. Article 30 is specifically talking about the minorities, whereas the article 29 is talking about the all citizen but not only minorities. So article 29 clause 2, no discrimination in admission, no citizen can be denied admission into the state funded or state aided educational institution only the ground of religion, race, caste, language or any other. This apply all citizen, not just minority. This thing you have to keep in your mind, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां से एक नया कॉन्सेप्ट, एक बात बताते हैं, ये फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं इसको ध्यान से आप समझना। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया, एक ब्रिटिश सिटीजन है जो इंडिया में रह रहा है, कैन नॉट क्लेम द राइट टू, वो क्या क्लेम नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, क्या वो नहीं क्लेम कर सकता, ठीक है। नॉलेज से तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है, थोड़ा लॉजिक सोचिए कि क्या लॉजिक होगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा भाई, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए तो वो क्लेम कर ही सकता है बेचारा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि उसकी लाइफ ही ले ले हम, यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन की है, ठीक है, माना कि वो उन्होंने हमें गुलाम बनाया, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनकी जान ले लेंगे। सो सी ऑप्शन बहुत ही गलत है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये तो वो क्लेम कर सकता है, ये क्लेम होगा,
आर्टिकल 21 तो क्लेम होगा, ठीक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो भी यार क्लेम तो करना ही चाहिए, ठीक है। मान लो उनको अपना जो धर्म है, जो भी वो फॉलो करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन, ज्यूज, इस्लाम, जो भी ब्रिटिश है, तो जो भी उनका मन हो वो अगर करते हो, नहीं भी करते हो तो उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। फेथ है, कॉन्शियंस, प्रोपगेशन, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो बेसिक डेमोक्रेटिक कंट्री के सबसे बेसिक, वन ऑफ द बेसिक चीज है इक्वलिटी, ठीक है, बिफोर लॉ। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लॉ की नजर में हम उनको डिस्टिंग कर देंगे, नहीं तुम ब्रिटिश सिटीजन हो, नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रेड एंड प्रोफेशन में हम कुछ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेड एंड ये प्रोफेशन इंडियन सिटीजन ही कर सकते हैं, नॉट ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है। ये एक हो सकता है, एक कारण हो सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर ट्रेड प्रोफेशन, ये पर्टिकुलर कुछ हो सकता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहां पे। फॉर्मूला क्या है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, दीज 5 आर्टिकल, ठीक है, हमेशा याद रखना, दीज आर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, बट हमेशा याद रखना स्टेइंग मतलब टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन सिटीजन है और वो कह रहा है कहीं और जाके कोई दूसरी कंट्री में, या इंडिया का कोई सिटीजन है तो दूसरी यूएस में जाके कह रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट आपने इन्फ्रिंज कर दिया, ठीक है। टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? स्टेइंग। यूपीएससी ने जानबूझ के वर्ड यूज किया है, ऐसे भी तो लिख सकता था ब्रिटिश सिटीजन इन इंडिया, या ब्रिटिश सिटीजन इन इंडिया कैन नॉट क्लेम। स्टेइंग इन इंडिया मतलब टेरिटरी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेट का कॉन्सेप्ट है, स्टेट में टेरिटरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना बात। बट 15, 16, 19, 29 एंड 30, these are the articles which are exclusively for the Indian citizen, ये बात आपको याद रखनी है। सो आर्टिकल 19 के अंदर आता है ट्रेड एंड प्रोफेशन, सो ये सिर्फ सिटीजन के लिए, तो वो क्लेम नहीं कर सकता एक ब्रिटिश सिटीजन। क्लियर? आई होप आपको ये बात याद रहेगी, ठीक है। आर्टिकल फॉर सिटीजन ओनली, ये ध्यान से रखो, फंडामेंटल राइट में 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स में आर्टिकल 58 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, ये सब इंडियन सिटीजन के लिए। एंड वोटिंग राइट सिटीजन ओनली आर्टिकल 326, दीज आर सम ऑफ द राइट्स व्हिच आर रेस्ट्रिक्टेड टू दी ओनली सिटीजन्स, ये याद रखना। बीट फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड अदर राइट्स, ये बात आपको याद रखनी है फॉर द फ्यूचर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the constitution? ठीक है, ऐसा कौन सा राइट है? ठीक है, क्या रिलीजन वाला आर्टिकल है, क्या प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल है, क्या इक्वालिटी वाला आर्टिकल है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? सबसे ब्रॉड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे रिट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट रिपीट हो सकता है, फिर से यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक स्टेटमेंट बन सकता है आगे फ्यूचर क्वेश्चन में, तो याद रखना है हार्ट एंड सोल। ये कई बार बहुत सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर कई बार ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम प्रेशर के अंदर टफ हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, अगर कितना भी देखो इस एग्जाम के अंदर आपको मॉन्क काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रखनी पड़ेगी। मैं क्यों कह रहा हूं एक मॉन्क टाइप ऑफ पर्सनैलिटी? ठीक है, मॉन्क का मतलब मैं माइंडसेट कह रहा हूं, ठीक है। एग्जाम के टाइम 2 घंटे के अंदर, ठीक है, आपको मॉन्क माइंडसेट रखना पड़ेगा। मॉन्क माइंडसेट क्या कहता है? जिसके लिए सुख और दुख समान हो, ठीक है, वो मॉन्क होता है। मॉन्क का क्या डेफिनेशन है? जिसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो। तो हमें क्वेश्चन देख के ना तो एक्साइटेड होना, ठीक है, बहुत ज्यादा कि मतलब ये तो मैंने पढ़ के रखा है, एक्साइटमेंट में भी क्वेश्चन गलत होते हैं, और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना कि यार मेरे तो नोट्स में ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। देखो नोट्स में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 30 to 35 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके नोट से होंगे अगर आपने ढंग से पढ़ते हो तो, उसके अलावा तो नोट से नहीं होंगे। तो वहां के आप सारे बचे हुए क्वेश्चन में लो कॉन्फिडेंस रखोगे क्या? नो, यू हैव नो राइट, आपको कोई अधिकार ही नहीं है लो कॉन्फिडेंस रखने का।
ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है, बट ये ध्यान रखना मध्यम मार्क, एक्साइटमेंट भी नहीं करनी। सो मॉक टाइप का माइंडसेट यूपीएससी में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है इन प्रीलिम्स एग्जाम स्पेशली। ठीक है, ये बात याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 का क्वेश्चन है। मेंडमस, ठीक है, मेंडमस जो रिट है विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। अगर वो पब्लिक ड्यूटी में इंटरेस्टेड है तो उसके अगेंस्ट मेंडमस लग सकती है, अगर वो नहीं है तो मेंडमस नहीं लग सकती। ठीक है, काफी अच्छा कंडीशन लगा के यूपीएससी ने बताया है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसके खिलाफ भी मेंडमस नहीं लग सकती। अब देखो इन दोनों के अंदर है कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है? मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। अब जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके पब्लिक ड्यूटी है, अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे मेंडमस लग सकती है अगर उसके पास पब्लिक ड्यूटी है, तो एक गवर्नमेंट कंपनी भी अगर उसके ऊपर पब्लिक ड्यूटी के अंडर है तो उस पर भी तो लग सकती है। तो यहाँ पे मेंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। सो या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या ये स्टेटमेंट सही होगा। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। कोई भी इंसान क्यू वारंटो के लिए जा सकता है, पिटिशन कर सकता है। देखो इंडिया में लिटरेसी और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी काफी कम है। सो अगर मान लो किसी को राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो एक दूसरा इंसान अगर उसको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो भी एक पिटिशनर बन सकता है। सो ये बिल्कुल लॉजिकल है, प्रैग्मेटिक है। सो यहाँ पे आंसर होगा 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। लेकिन अब है कंट्रोवर्शियल बात, अब ध्यान से समझना बात क्या है। पहले तो ये आंसर है, द रिट मेंडमस इज कमांड इशूड बाय अ कोर्ट टू पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म पब्लिक एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटी। इट डज नॉट यूजुअली लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अनलेस अ प्राइवेट एंटिटी इज इंटरेस्टेड विद इट्स परफॉर्मिंग अ पब्लिक ड्यूटी। अगर वो पब्लिक ड्यूटी कर रही है तो ठीक है, उस पर लग सकती है, लेकिन अगर वो नहीं कर रही तो नहीं लग सकती। A writ mandamus can be issued against a government company if it is performing public function or duties or failed to do so. A government company being an instrumentality of a state is generally considered a public authority in this context. The statement claims mandamus will not lie against a government company if it may be one which is factually incorrect if the public duty is involved. Statement 3, writ of Currento. Q warranto should inquire the legality of the person claim of public office, prevent illegal assumption of that office. Unlike other writs, any public minded person, not necessarily the aggrieved party, can be petitioner to obtain this writ in the public interest. अब आप कहोगे कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी है ये, ध्यान से सुनो, इसको समझना। इन प्रागा टूल कॉर्पोरेशन वर्सेस सीए इमैनुअल 1969 का ये केस है। सम वर्कमैन सॉट अ रिट ऑफ मेंडमस अगेंस्ट प्रागा टूल कॉर्पोरेशन which was a company with 56% of its share capital held by the central government, 32% by the Andhra Pradesh government and 12% by the private individual। मतलब मेजोरिटी स्टेक्स गवर्नमेंट के हाथ में थे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। ठीक है, यहां तक ये बात, यहां से इन्फ्रेंस निकल के आता है। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिट ऑफ मेंडमस डिड नॉट लाई, मेंडमस नहीं लगेगा इवन दो द कंपनी वाज गवर्नमेंट कंपनी, शेयर्स मेजोरिटी शेयर्स है। क्यों, क्या इसका लॉजिक है? बिकॉज प्रागा टूल कॉर्पोरेशन बीइंग अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, देयर वाज नाइदर अ स्टैट्यूटरी नॉर अ पब्लिक ड्यूटी imposed on it by a statute। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच enforcement could be sought by means of mandamus, nor was there it is its workmen any corresponding legal right for the enforcement of such statutory or public duty। ठीक है, इसीलिए यूपीएससी ने माना कि ऑफिशियल आंसर डी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन देखी कि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, देखो गवर्नमेंट कंपनी है, अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट से होगी। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 से इनकॉर्पोरेट होगी, वहां से बनेगी। अब ये कंपनी अगर पब्लिक ड्यूटी कर रही है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मेंडमस लग सकती है ना। समझ रही है मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से समझना।
गवर्नमेंट कंपनी है, या तो वो पब्लिक ड्यूटी कर रही होगी, इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी, या फिर पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रही होगी, ठीक है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, या तो कर रही है या नहीं कर रही। जब पब्लिक ड्यूटी कर रही है उस समय तो मैंडेमस लग सकता है, ये यूपीएससी ने उस टाइम नहीं लिया, इसीलिए ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, इसलिए उन्होंने ऑफिशियल आंसर डी माना है, ठीक है, उन्होंने ये माना है कि ये भी सही है, ठीक है। बट इन मैंने जितना इस पे रिसर्च किया क्वेश्चन पे, और इवन दो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एन एडवोकेट, ये मुझे पूरा एनालिसिस एक एडवोकेट ने दिया है, सो आई वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको समझिए कि बात क्या है कि यूपीएससी ने इवन अपने 2000, ये क्वेश्चन है सेट ए 2022 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आप ऑफिशियल आंसर की चेक कर सकते हैं, और इवन कई जगह रेडिट में लिखा हुआ है कि पिटिशनर ने इस क्वेश्चन पे पिटिशन डाला, और इवन यूपीएससी जो काउंसिल है उन्होंने भी ये बात मानी कि उनसे ये गलती हुई है, ठीक है। इवन जो हाई कोर्ट थी उन्होंने भी माना कि ये इंफॉर्मेशन गलत है और ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, बट यूपीएससी ने वहां पे ये बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे फाइनल यूपीएससी प्रीलिम्स के जो आंसर्स है वो लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आते हैं तभी आंसर की निकालता है, और इसीलिए अभी एक नया चेंजेस आया कि अब प्रोविजनल आंसर की आफ्टर द एग्जाम आपको फ्रॉम 2026 एग्जामिनेशन आपको करनी पड़ेगी। सो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हमें इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट समझो कि कई बार यूपीएससी भी गलत होता है, ठीक है। सो फाइनल आंसर फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की इज इट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court and High Court too, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू जो आपको पॉलिटी के काफी क्वेश्चन में हेल्प करेगा लॉजिक तक पहुंचने में। A writ of prohibition is an order issued by Supreme Court और High Court too, किसको? A government officer, ठीक है, एक ऑफिसर के लिए, अ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है, उसमें प्रोहिबिट करेगा, एक लोअर कोर्ट के लिए, या फिर एक गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करना कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी के लिए, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जब ये काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है अंडर वेरियस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आर्टिकल 13, आर्टिकल 226, आर्टिकल 142, देयर आर वेरियस articles which is already present in the constitution in which the Supreme Court and High Court have a power to check the constitutionality of the any policy or any executive order. So ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो डी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत है। अब लोअर कोर्ट है या फिर पार्लियामेंट है या ऑफिसर है, किसको प्रोहिबिट करेगा? रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब कोई भी चीज को प्रोहिबिट करना है, ऑफिसर को प्रोहिबिट कर रहा है पार्लियामेंट एंड लोअर कोर्ट। ऑफिसर इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, Parliament is a part of legislature, lower court is a part of judiciary. There are high chances, ठीक है, until unless जब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कई बार करते हैं चेक एंड बैलेंस का इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूं इस बात को, बट देयर आर हाई चांसेस कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर रखते हैं। तो अगर कोई चीज को रोक रहा है, प्रोहिबिशन कर रहा है, वो भी रिट के अंडर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देयर आर हाई चांसेस कि वो लोअर कोर्ट को करेगा विद इन जुडिशियल सिस्टम के अंदर, बिकॉज ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। सो वो लोअर कोर्ट को करेगा। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, ये कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जा रहे हैं दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं बनाते, मैं नहीं कह रहा कि ऑफिसर्स पे एग्जीक्यूटिव पे नहीं बनाते, बनाते हैं, बट जब फंडामेंटल राइट की बात हो रही है और रिट ऑफ प्रोविजन की बात हो रही है, रिट की बात हो रही है, तो हाई चांसेस है कि सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ज्यादा अप्रोप्रिएट लोअर कोर्ट पे प्रोहिबिट करेगा इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन दी केस। दिस इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। तो अब हम थोड़े से यहाँ पे सारे जो रिट के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं उनको जान लेते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग पर्टिकुलर एक्शन, दिस फंक्शन इज जनरली कवर्ड इन द रिट ऑफ मैंडेमस व्हिच कमांड द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, नॉट अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन व्हिच स्पेसिफिकली टारगेट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। उसके लिए एक अलग रिट है, वो है मैंडेमस। यही डिफरेंस है मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन में, वो ऑफिसर्स के लिए ऑलरेडी एक रिट बनाई हुई है। द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, कोर्ट कैन नॉट इश्यू रिट्स टू लेजिस्लेटिव बॉडीज टू डायरेक्ट देम पास ऑन स्पेसिफिक लॉ ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ
par. The term prohibition is an option refers to alcohol prohibition law, not a legal writ itself. ये बात याद रखना, ठीक है. So a writ of prohibition, which literally means to forbid, is a preventive writ issued by superior court, generally high court and supreme court, to a lower court or tribunal. Its purpose is to stop lower court from the continuing proceeding in a case where it is acting without jurisdiction or exceeding its lawful power, thereby preventing the potential injustice before a final decision is made. ये बात याद रखना, ठीक है. So government is prohibiting from following an unconstitutional policy, उसके लिए ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो दिस इज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिट से, ठीक है. तो अब बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. यूपीएससी ने यहां से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं. सो मिलते हैं एपिसोड 8 के अंदर. और आज मैंने आपको बहुत ज्यादा कोई होमवर्क इसमें दिया नहीं है, बट मैं बस आपको यही कहूंगा कि आप मुझे रिट्स हमने कहां से लिए है, हमने कहां से रिट्स को बोरो किया है, उस कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. डीपीएसपी, आई होप आपको काफी मजा आ रहा होगा. थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट्स के लिए. मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ थैंक यू बोलते हैं या फिर आप उसको प्रेज करते हैं, ठीक है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय दिस एपिसोड में आपको ये बात कहना चाहता हूं. थैंक यू सो मच.